हेलो एवरीवन। तो डे 4 में स्वागत है आप सभी लोगों का। डीबीएमएस की बुक को पढ़ते हुए आज हमारा ये चौथा दिन है। पिछले कुछ 3 दिनों में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े डीबीएमएस की, जैसे कि डिजाइनिंग फेज हो गया, है ना, डिजाइन अल्टरनेटिव्स हो गए, और हम पढ़ रहे थे एनडीटी ईआर मॉडलिंग। ठीक है। तो उसी उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का वीडियो रखते हैं। एक्चुअली मैं पहले भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, और ड्यू टू कॉलेज की वजह से मैं इसको थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था। बट बट हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम स्टिक रहेंगे इस पे। ठीक है। हम क्या रहेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे, या हम कंसिस्टेंट रहेंगे। हम डेली आके इसको कवर करेंगे। तो मैं टॉप ऊपर पे आ जाता हूँ नाउ। तो मैंने बुक को ओपन कर लिया है। एक्चुअली हमें पेज नंबर 292 से पढ़ना है। मैंने इसको मार्क कर दिया था ग्रीन मार्कर से। मैं आपके साथ एक तो किस्सा शेयर करता हूँ कि कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं रही, और उससे पहले वाले दिन में क्या था, मैंने रिकॉर्डिंग करी और वॉइस काफ़ी क्रैकिंग वाली रिकॉर्ड हुई थी, तो मैंने उसको हटा दिया। तो वरना ये वीडियो तो परसों ही आ जाता, बट नहीं आ पाया। पर कोई बात नहीं, मैंने उस समय ये सब बनाया था, तो उसको ही मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने जो भी पिछला पढ़ा हुआ है, बिकॉज रिवीजन करने से हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी, है ना। और उसको बार बार हम रिवाइज करेंगे तो चीजें माइंड में रहेंगी भी, और हम उसको अच्छे से कभी भी क्या कह सकते हैं, भूलेंगे नहीं, जल्दी जल्दी नहीं भूलेंगे। इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 7.1 डिजाइन फेज से। ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दिया था नोट्स को। तो हमने क्या जाना था कि एक स्मॉल सिस्टम को बनाते समय तो हमें इतनी ज्यादा कुछ देखने की नीड नहीं है। बट अगर हम कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, तो देन हाँ, हमें एक प्रोसेस की जरूरत होती है, हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की जरूरत होती है, जिसको फॉलो करके हम किसी चीज को अचीव करें। तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए क्या हमें प्रोसेस स्टेप्स लगेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने वो चीज डिस्कस करी थी। तो मैं जंप करता हूँ डायरेक्ट टू द समरी। ठीक है। समरी वाला पार्ट। तो हमने ना इसमें 5 फेजेस पढ़े थे। एक्चुअली में बुक में तो ये इस तरह से थे, कोई हेडिंग्स नहीं थी, बट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम मैंने इसकी थोड़ी सी हेडिंग्स बना ली हैं। ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, ये ब्लू ब्लू कलर के। अगर ही इनको ही मैं अगर हेडिंग दे दूं, तो पहला हमारा पॉइंट जो है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर मैं उसको हेडिंग दे दूं, इसमें हम करते क्या है, हम अंडरस्टैंड करते हैं डेटा की नीड को। हम क्या करते हैं, यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, स्टैक होल्डर से इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के यूजर होने वाले हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट से स्टैक होल्डर होने वाले हैं, उनसे बात करके हम उनकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को नोट करते हैं। अब ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने एक्सप्लोर थोड़ा सा करा हुआ है। यूजर स्टोरीज लिखना हो गया, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखना हो गया, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखना हो गया, प्लस इन सारी चीजों को अच्छे से स्ट्रक्चर करना, जिससे कि डेवलपर समझ पाए और उस चीजों को कोड कर पाए, है ना, उन चीजों के लिए आगे कोडिंग की प्लानिंग कर सके। तो ये फेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये फेज ही हमारा क्या होता है, बेस होता है हमारे प्रोजेक्ट का। तो या रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थिंग। तो डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले भी हम यूजर को जानेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर हम उनको जब नोट कर लेंगे, देन उस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, है ना, हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्रिएट करेंगे। उसी कॉन्सेप्चुअल मॉडल का नाम है ईआर मॉडल, जिसे अभी हमें पढ़ना है। ठीक है। और उसको हम ईआर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जब हमारा ईआर डायग्राम बन जाए, तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने स्टेप फर्स्ट में लिखी थी, उसको हम चेक करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल से। जो हम लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एज्यूम करी हैं, हमने लिखी हैं, क्या ईआर डायग्राम हमारा, ईआर मॉडल हमारा उस चीज को फुलफिल कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो देन ठीक, अगर नहीं कर पा रहा तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ओके। देन ये वाला स्टेप हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लॉजिकल डिजाइन पे जाएंगे। अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको पता है ना, एक ट्रांजैक्शन लिस्ट, मतलब कि एक्शंस होते हैं बेसिकली, कि यूजर क्या क्या कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट में।
ट्रांजैक्शंस कह लो या फिर एक्शंस कह लो, कि क्या क्या एक्शंस हमारा यूजर जो है प्रोजेक्ट में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। लॉजिकल स्कीमा, हमने जो ईआर डायग्राम बनाया है उन एंटिटीज की रिलेशनशिप ईआर डायग्राम्स को इन टेबल फॉर्मेट कन्वर्ट करना, और उनके बीच में रिलेशंस, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप सेटअप करना, कंस्ट्रेंट सेटअप करना। ठीक है। ये सारा हमारा आ जाता है फोर्थ स्टेप में। देन फिफ्थ स्टेप में हमारा आता है कि हम इंडेक्सिंग सेलेक्ट करें कि हमें किस कॉलम पे इंडेक्सिंग लगानी है, हमें क्या डेटा स्ट्रक्चर फॉलो मतलब रखना है इस डेटा को स्टोर करते समय, जिससे कि हम इफिशिएंटली उसको फेच कर सके बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। हमें वहां पे चाहिए फास्ट सर्चिंग तो हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे। दैट्स ऑल थिंग। तो ये 5 स्टेप जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 5 स्टेप्स लगते हैं एक डेटाबेस को डिजाइन करने में। ठीक है। तो ये हमारा पहला था, हो गया, फटाक से रिवाइज हो गया। देन उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज जो पढ़ी थी, डिजाइन अल्टरनेटिव्स। ओके। सो इस नाम को लेकर के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, मैंने चैट जीपीटी करा कि भाई डिजाइन अल्टरनेटिव्स में जो हम लोगों ने पढ़ा आखिर था क्या। अल्टरनेटिव्स का मतलब तो देखो कि ये होता है कि कुछ अलग अलग चीजें। तो इस टॉपिक में ये रिडंडेंसी और इनकम्प्लीटनेस का मीनिंग क्या था, है ना। तो अभी मैं वो आपको बता सकता हूँ वो क्या था। ठीक है। उस समय शायद उतना क्लियर ना हुआ, बट मैं इस समय आपको क्लियर कर दूंगा। मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा देखा। तो एक्चुअली में क्या है, डिजाइन अल्टरनेटिव्स का सिंपल, अल्टरनेटिव्स शब्द का जो हम अर्थ समझते हैं कि भिन्न भिन्न चीजें, अलग अलग चीजें। तो डिजाइन अल्टरनेटिव्स मतलब अलग अलग डिजाइन। तो राइटर यहाँ इस सेक्शन में हमें ये बताना चाह रहे थे कि हमारे पास जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं और अलग अलग ईआर मॉडल हमारे सामने आते हैं। ऐसा भी ईआर मॉडल हो सकता है कि ये ऐसी भी हमने स्कीमा बनाया हो सकता है कि एक ही कॉलम में हमने बहुत सारा डेटा डाल दिया हो। ठीक है। यहाँ कोर्स आईडी का जो है ना डेटा पूरा पूरा रख रखा हो मैपिंग वाली टेबल में भी, मतलब कि हमने डेटा की रिडंडेंसी कर रखी हो। एक आईडी हमारा ये भी हो सकता है, आ गया उस समय बनाते हुए। ठीक है। बट राइटर हमें यही बताना चाह रहा है कि एक तरीका तुमने बना दिया रिडंडेंट वाला, पर हमें क्या है, हमें तो दूसरा तरीका यूज करना चाहिए जिसमें डेटा की रिडंडेंसी ना हो। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। तो इसका अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग क्या था, कि हम इस कोर्स आईडी की अलग टेबल बनाए, इस ऑफरिंग की अपनी अलग टेबल होगी। देन उसके बाद मैपिंग जिसमें सिर्फ ऑफरिंग आईडी और कोर्स आईडी होगा, बस इतना इतना ही मुझे टेबल में रखना था। फिर इनकम्प्लीटनेस का, अगर हमने कुछ इस तरह से टेबल बना रखी जिसमें नल स्टोर है तो यार फिर ये एक गलत तरीका है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग टेबल्स बनानी चाहिए जिसमें नल नल के फॉर्म में डेटा ना हो, जो कि हमारे डेटा में क्या करता है, इनकम्प्लीटनेस लाता है अगर नल है हमारी टेबल्स में। एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग ज्वाइन वगैरह कर रहे हैं, क्वारी करके डेटा ला रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे उसमें नल है, वो तो एक्चुअली कंडीशंस के बेस पे आया है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग हम नल नहीं स्टोर करेंगे। ठीक है। या तो अलग अलग अल्टरनेटिव्स का मतलब यही था कि हमारे पास कुछ गलत तरीके होते हैं, कुछ अच्छे तरीके होते हैं। एज अ डिजाइनर हमें अच्छे तरीके को चुनना है, गलत तरीकों से हमें डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है। तो उस की को पहचानने के लिए दो मेजर पिटफॉल जो हमें अवॉइड करनी चाहिए किसी भी डिजाइन में, पहला था रिडंडेंसी और दूसरा था इनकम्प्लीटनेस। या तो इसी के साथ डिजाइन अल्टरनेटिव्स वाले टॉपिक का भी हमने रिवीजन कर लिया। अब ईआर मॉडलिंग में फिर हम लोगों ने एंटिटीज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये काफी बढ़िया चीज थी कि एंटिटी सेट, ईआर मॉडल की जो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो है एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट और एट्रीब्यूट सेट। फिर हमने जाना था कि एंटिटी सेट होता क्या है, तो उससे पहले हमने एंटिटी के बारे में जाना था कि एंटिटी दो प्रकार की होती है, एक तो कंक्रीट एंटिटीज होती हैं और दूसरी अब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होती हैं। कंक्रीट एंटिटी जो टेंजिबल हो, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे ये पर्सन, बुक्स वगैरह है ना, मतलब मैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही देख पा रहा हूँ कि टेंजिबल चीजें हो गई। और कोर्स कोर्स ऑफरिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, इन सब चीजों को हम टच नहीं कर सकते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो गई, इस तरीके से ले सकते हैं। बाय द वे अगर आप लोग को इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताओ तो प्लीज कमेंट डाउन। ओके। नाउ an entity set is a set of entities of same type that share the same property or attributes। या तो क्या था कि एंटिटी सेट जो होता है उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनकी सारी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है, सारे सेम एट्रीब्यूट्स होती हैं, बस उनके वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। देन हम लोगों ने एक मेजर पॉइंट पढ़ा था कि जो एंटिटीज होती हैं वो डिसजॉइंट नहीं होंगी, मतलब उनका जरूरी डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं है। एंटिटी सेट डज नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दो सेट, इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग ना हो। जैसे कि यहाँ पे एक सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। बट हमारे केस में क्या है, जब हम एंटिटी सेट की बात करते हैं, डीबीएमएस के केस की क्या बात है, सॉरी, डीबीएमएस के केस की बात करें, एंटिटी सेट क्या है, वो डिसजॉइंट नहीं होते हैं। जैसे कि हम पर्सन, एम्प्लॉय और स्टूडेंट, इन तीन एंटिटी सेट की बात करें, तो या स्टूडेंट पर्सन भी हो सकता है और एम्प्लॉय भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे पर्सन एंटिटी सेट, एम्प्लॉय एंटिटी सेट, दे आर ओवरलैपिंग। ओके, एंड सेम वे पर्सन एंटिटी सेट और स्टूडेंट एंटिटी सेट आल्सो ओवरलैपिंग। देन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था 7.2.2, रिलेशनशिप सेट। और फिर रिलेशनशिप सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशनशिप क्या होती है, कि दो एंटिटी के बीच में हमें रिलेशन बताता है कि दो एंटिटीज आपस में रिलेट कैसे हैं। अब इसमें हम लोगों ने मेजर बात पढ़ी थी कि एक रिलेशन के अंदर एक से ज्यादा एंटिटी का होना जरूरी है, मतलब दो से ज्यादा एंटिटी का होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो अलग अलग एंटिटी सेट से हो, सेम एंटिटी सेट से भी हो सकता है। जिसका हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह की रिलेशंस को हम लोग रिकर्सिव रिलेशन पढ़ते हैं, जिसमें हमारे एंटिटी सेट सेम होते हैं। फिर हमने ये जाना था कि इस तरह के रिलेशन में, रिकर्सिव रिलेशन में, रोल का क्या इंपॉर्टेंट होता है ना। रोल का डिफाइन होना काफी जरूरी है। जैसे अब कोई भी आप रोल बेस्ड प्रोजेक्ट ले लो, आ, कोई चैट एप्लीकेशन जिसमें एक यूजर दूसरे यूजर को ऐड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर तो दोनों तरफ सेम है, सेम एंटिटी सेट से आ रहा है, ठीक। बट जो ऐड कर रहा है वो ओनर है या एडमिन है, जो ऐड हो रहा है वो उसको किसी रोल पे ऐड कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे रोल का होना जरूरी होता है जब अगर सेम एंटिटी सेट हो जाए। हाँ, तो ये हम लोगों ने अब तक की वीडियोस में देखा था, डे 1, डे 2 और डे 3 में। अब डे 4 है, डे 4 है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करा था। देन हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा, पढ़े, मतलब सॉरी, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि पढ़ा था। बट अभी हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं क्या। तो मैंने उसी समय नोट्स बनाए थे, तो अभी इसको ही देख लेते हैं। फिर हम अगली वाली वीडियो से क्या करेंगे, थरोली एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर बात करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। बिकॉज इस वीडियो का मोटिव ही यही है। ये हमारी रॉ सीरीज चल रही है डीबीएमएस की, जिसमें हम एकदम रॉ होकर के पढ़ेंगे, है ना, एकदम डेप्थ में चीजों को। तो शुरू करते हैं। अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट जो मैंने नोट करा था वो ये था कि किसी रिलेशनशिप की डिग्री क्या होती है, उस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, वो उस रिलेशनशिप की डिग्री होती है। जैसे किसी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, ओके, तो वो तुम्हारी हो जाएगी बाय रिलेशनशिप। क्या कहते हैं यार, बाय रिलेशनशिप नाम होगा था, क्या नाम होता था, चलो देख लेते हैं। हम्म, यहाँ रोल के बारे में बताया गया है, यहाँ पे रिकर्सिव रिलेशन की बात करी गई है। देन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करा गया है। और या बाइनरी रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बाइनरी रिलेशनशिप्स बोलते हैं, ठीक है। किसे बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, जब उसमें एक से ज्यादा एंटिटी हो, जैसे कि एडवाइजर एंड डिपार्टमेंट एडवाइजर प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप। अच्छा, ये वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट है, दो एंटिटीज हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप है मीट का, टीच का, या फिर गाइड का, कोई भी एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। एडवाइजर का था एक्चुअली हमारे केस में, जो हम बुक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, तो ये क्या है तुम्हारी बाइनरी रिलेशनशिप। वैसे ही अगर तीन एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं तो
टर्शरी रिलेशनशिप और फिर मैनी, उसका ऑर्डर वैसे बढ़ता जाएगा। इन्होंने यहाँ पे ऐसे टर्नरी का एक एग्जांपल दे रखा था इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में। ठीक है, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में ईच प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एसोसिएटेड स्टूडेंट। हर प्रोजेक्ट पे हर प्रोजेक्ट पे बहुत सारे मतलब कि मल्टीपल जुड़े हुए स्टूडेंट हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, और मल्टीपल इंस्ट्रक्टर जुड़े हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट से। फर्दर मोर अगर हम आगे बात करते हैं तो हर स्टूडेंट वर्क कर रहा होगा, ईच स्टूडेंट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एसोसिएटेड इंस्ट्रक्टर। जो भी स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस पे इंस्ट्रक्टर भी एसोसिएट होगा जो कि उसको गाइड कर रहा होगा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, हु गाइड्स स्टूडेंट ऑन द प्रोजेक्ट। या तो मतलब कि यहाँ पे कुल मिलाकर के राइटर हमें एक रिलेशनशिप बताना चाह रहा है जिसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर और प्रोजेक्ट। ठीक है, 3 एंटिटीज। उस रिलेशनशिप का यहाँ पे नाम इन्होंने बताया है, क्या है? प्रोजेक्ट गाइड। ये प्रोजेक्ट गाइड एक रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास 3 एंटिटीज हैं। और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप सेट का। अब डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है? डिग्री के बारे में पता चल गया। डिग्री का मतलब होता है कि हाउ मेनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप। सो ओके, वन डाउट कि एंटिटी है या एंटिटी सेट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। चैट जीपीटी खोलते हैं फटाक से और तुरंत इसका आंसर लेंगे। मुझे लग रहा है मे बी एंटिटी सेट की बात कर रहे हैं। एक से ज्यादा एंटिटी तो होती है ना, एंटिटी सेट ही होगा। द डिग्री, ओके, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज measured by entity set or entities. So most probably answer is the entity set. Degree is equal to number of entities set involved. Yeah. तो साहिल भाई आपने यहाँ पे ये चीज गलत लिख रखी है, नंबर ऑफ एंटिटी set involved in a relationship. This is the right definition. Now, next topic. Attributes of relationship is known as descriptive attributes. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर कोई एट्रीब्यूट आ रहा है ना, ये रहा, जैसे कि डेट। एडवाइजर रिलेशनशिप जो है, एडवाइजर रिलेशनशिप में एक डेट नाम का एट्रीब्यूट होगा कि हमने जो इंस्ट्रक्टर है वो किस डेट पर किस स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है। ओके, तो इसीलिए उस रिलेशनशिप में एक एट्रीब्यूट हमारा आ जाता है डेट नाम का। ठीक है, उस रिलेशनशिप को पहचानने के लिए। तो इसी एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो भी रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट, तो हम अगर इसमें एक प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स की वजह से, वो क्या है? प्रॉब्लम ये कि हम मान लेते कि हमारे पास एक ये टेबल है मीटिंग की, सॉरी गाइस। तो इसमें 3 कॉलम है, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट और डेट। अब देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये टेबल है, ठीक है, मीटिंग रिलेशनशिप है मीटिंग की, तो उसके लिए टेबल बनाया है रिलेशनशिप को स्टोर करने के लिए। इंस्ट्रक्टर हमारा एंटिटी है और स्टूडेंट हमारा एंटिटी है। अब किसी मीटिंग को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन की इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट को मिला करके, है ना।
अगर इंस्ट्रक्टर का एंटिटी सेट होता तो हम इंस्ट्रक्टर की आईडी से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट की टेबल होती तो हम उसको स्टूडेंट के बेसिस पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। पर मीटिंग की जो टेबल है, इसमें तो हम इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट दोनों को कंबाइन देखते हुए यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे ना। ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है डेट, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा राहुल को मीट करते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, फिर 15 जनवरी को और 20 जनवरी को इन्होंने इतने अलग अलग डेट पे उनके साथ मीटिंग करी, गूगल मीट। हो गया। तो अब देखा जाए इस टेबल के परस्पेक्टिव से, तो हमारी जो यूनिकली आइडेंटिफाई की है ना, इसी के थ्रू तो हम एक रिकॉर्ड को अलग कर पा रहे हैं, है ना। इसी दोनों की को कंबाइन करके हम देखते हैं तो एक क्या कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई की बन रही है ना। इन दोनों को मिला करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईच रो को। बट हम अलग अलग डेट को अगर हम रिपीट करें, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी की है बार बार रिपीट हो रही है, तो दैट इज नॉट गुड। हम अगर एक टेबल बनाते तो हमारी जो की है उसमें प्राइमरी की, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, वो हमारे सिंगल टाइम हम उसको नोट करते हैं। ठीक है। तो here date is a descriptive attribute. Now the above table, if we consider each row is uniquely identified, sorry, अगर हम कंसीडर करते हैं कि सारी रोज जो है इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बेसिस पे यूनिकली आइडेंटिफाई करी जा रही हूँ, और फिर हम कहते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स दिस प्राइमरी की इज रिपीटिंग, तो ये प्राइमरी की जो है रिपीट कर रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको एक टेबल में डेटा नहीं स्टोर करेंगे, हम इसके लिए दो टेबल बना लेंगे अलग अलग। क्या, एक तो मीटिंग की जो टेबल है ना ये वाली, इसमें हम सिर्फ एक ही की रखेंगे, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की, जिसमें होगा डॉक्टर शर्मा और राहुल। ओके। अब बाकी जो मीटिंग डेट के लिए टेबल बनेगी वो एक अलग बनेगी, जिसमें हम इन तीनों को मिला करके एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल की मानेंगे। ओके। तो अब क्या है, अब ये की अलग है, ये की अलग है, ये की अलग है, हम तो इन तीनों को मिला करके की मान रहे हैं ना। तो इस वाली की में इसकी वैल्यू 10 जनवरी है, इस वाली की में इसकी वैल्यू 15 जनवरी है, और इसकी 20 जनवरी है। तो अब ठीक है, मीटिंग की टेबल अब हमारी सही हो गई है ना। मीटिंग की टेबल में हमारा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, डॉक्टर शर्मा और राहुल का। सो गाइस यार दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने देखा था, मतलब ये मेरे रिकॉर्ड कर रहा था, और इसका जो क्रक्स है वो यहाँ तक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम अगले वीडियो से एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, 7.2.3 टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और इच्छे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे, हिंदी में करेंगे एज एन इंडियन। ठीक है। बायलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश पे हम जाने का ट्राई करेंगे, है ना। हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे हिंदी टू इन इंग्लिश, जैसे कि हम बुक रीड्स कर सके, जनरल्स पढ़ सके, पेपर्स पढ़ सके, जिससे हमारी हमारी नॉलेज इनहेंस हो। इसी वजह से तो हम ये सीरीज चला रहे हैं, रॉ सीरीज, जिसमें हम कंसंट्रेट होकर के, ठीक है, और क्या, कंसिस्टेंट होकर के टाइम दे रहे हैं बुक रीडिंग को। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको डे 5 से, और मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में। अभी शायद कॉलेज चल रहा, तो मे बी एक दो दिन के गैप पे मैं वीडियो बनाऊं, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको हर डे बाय डे कंसिस्टेंसी में मेंटेन करूं। अभी भी कंसिस्टेंसी है ये, है ना, क्योंकि मैं इसको अपलोड करना छोड़ नहीं रहा हूँ, ज्यादा बड़ा गैप नहीं रखूंगा। ठीक है। तो चलते हैं गाइस, बाय।